पाकिस्तान हैज कंफर्टेबली बीटन नमीबिया बाय 102 रन्स आज के दिन, और इसके चलते पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान 8वीं टीम बनी है टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 8 राउंड इन दिस वर्ल्ड कप। हमारे ग्रुप पे एक दफा नजर डाल लेते हैं तो इस ग्रुप के अंदर हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड साथ में मौजूद हैं। हमारे फिक्सचर्स के ऊपर अगर नजर डालें तो पहला मैच सुपर 8 का हमने इस सैटरडे यानी 21 फरवरी को प्रेमदासा में अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलना है। उसके बाद हमें फिर जाना पड़ेगा 2 मैचेस के लिए कैंडी, जहां पे हम 24 को इंग्लैंड से एंड देन 28 यानी नेक्स्ट सैटरडे को श्रीलंका से खेलेंगे। अगर तो पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करता है तो 4 तारीख को पाकिस्तान का सेमीफाइनल है, उसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा प्रेमदासा, जहां पे दोनों के दोनों फाइनल्स और सेमीफाइनल्स एलोकेटेड हैं आपके। सो उम्मीद यह है कि पाकिस्तान वहां तक पहुंचे ताकि वहां पे भी बात करने में मजा आए। लेकिन आज के दिन इसी मैच के ऊपर बात करेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हराया उसके ऊपर बात करेंगे। वन साइडेड बिल्कुल गेम रखा, 102 रन से शिकस्त दी। नमीबिया वाज नेवर इन द गेम। ऑल्दो पाकिस्तान का जो स्टार्ट था वो बड़ा नर्वस स्टार्ट था। जो साइम अयूब जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था या फरहान जैसी बैटिंग कर रहा था पहले के 6 ओवर्स में, आपको दिख रहा था कि यार ये लोग थोड़े से डरे हुए हैं। स्पेशली साइम अयूब बल्ला उठ नहीं रहा था, या जब भी उठ रहा था तो एक रैश शॉट के लिए उठ रहा था। मेरिट के ऊपर बॉल खेली नहीं जा रही थी साइम से, एंड साइम का बड़ा कंसर्न है क्योंकि एज एन ओपनर, मैं ये बार बार बात कह चुका हूं कि एज एन ओपनर आप आए हो, आपका प्राइमरी रोल ओपन है, बैटिंग को ओपन करना आपका रोल है, और अगर आप उसमें फेल हो रहे हो आप अपनी टीम को लेट डाउन कर रहे हो। एंड बात यही है कि जिस दिन साहबजादा फरहान फेल होगा उस दिन हमने पाकिस्तान का हाल देख लिया था अगेंस्ट इंडिया। तो हमारी बैटिंग हैवीली रिलायंट है और उसी के अराउंड खेल रही है, फरहान के अराउंड ही खेली जा रही है बैटिंग। तो दूसरे भी किसी को स्टैंड अप करने की जरूरत है, हाथ उठाने की जरूरत है, रन्स करने की जरूरत है। एक और फेलियर हुआ है साइम अयूब के लिए, 11 बॉलों पे 14 बिल्कुल ही रैश बैटिंग की, और एक ऐसी बॉल पे जो कभी भी आउट होने वाली डिलीवरी नहीं थी। ना तो पाँव निकाला ना कुछ किया, सिर्फ बल्ला ला के रख दिया वहां पे, एंड इट टुक दी एज एंड दैट वाज इट फॉर साइम अयूब। और पहले 6 ओवर्स में या पहले 10 ओवर्स में अगर मैं बात करूं तो हमारा स्कोर बहुत कम था, मतलब नीचे नीचे भी हम लोग खेले जा रहे थे। एंड मैंने जैसे बोला आई फेल्ट कि हम लोग थोड़ा सा डरे हुए थे। लेकिन फिर मिडिल ओवर्स के अंदर नमीबिया के जो बॉलर्स थे वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने उनके स्पिनर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और प्रेशर भी नहीं बना पाया नमीबिया। सलमान अली आ गए, एंड वो जो पार्टनरशिप थी साहबजादा फरहान के दरमियान वो बड़ी एक क्रूशल पार्टनरशिप लगी दोनों के दरमियान, जहाँ पे लीड किया फरहान ने फ्रंट से और उसने बड़ी ज़बरदस्त बारी ली वहाँ पे अगेंस्ट दी स्पिनर्स। उसने जो टांग रख रख के छक्के मारे हैं वो भी बड़े क्रूशल थे, बिकॉज एक पॉइंट पे वो काफ़ी ज़्यादा डॉट्स खेल गया था। ही वॉज प्लेइंग 30 रन ऑन 27 बॉल्स, जो कि मैं समझ रहा था उस वक्त कि यार अगर अब यहाँ से फरहान आउट होता है तो शायद हमारी एक लाइन लग जाए, बिकॉज हर बैट्समैन अब उसके बाद आने के बाद वो ट्राई ही करने वाला है। सो क्रेडिट जाता है फरहान को कि उसने कन्वर्ट की इनिंग्स, पहली 50 उसकी 37 बॉल्स पे आई, नेक्स्ट 50 उसकी 20 गेंदों पे आ गई। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट एन इनिंग्स, दिस इज हाउ यू एक्सेलरेट एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, जो कि बड़ा शानदार लगा। सेकंड पाकिस्तानी बना है टू स्कोर अ सेंचुरी आफ्टर अहमद शहजाद, जो कि 2014 में उन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश की थी एट मीरपुर। तो ये फरहान ने सिन्हाली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनके रिकॉर्ड में या उनके जगह पे शामिल हुए हैं, पाकिस्तान के सेकंड सेंचुरियन इन द वर्ल्ड कप बने हैं। एक जबरदस्त बारी ली फरहान ने येट अगेन मैं बोलूंगा, और वो जो मेहनत करके आ रहे थे वो बार बार पे ऑफ हो रही है। फरहान का सर झुकने नहीं दे रही है वो मेहनत जो उन्होंने पिछले 10-15 सालों में, 15 साल तो खैर बहुत ज़्यादा बोल दिए, 5-10 सालों में उन्होंने जो मेहनत की है डोमेस्टिक सर्किट के अंदर वो रायगा नहीं जा रही है। जिस तरीके से फरहान का बल्ला रन उगल रहा है, स्पेशली आखिरी 13 महीनों में, ये 5वीं सेंचुरी है इन T20 क्रिकेट फरहान की। लेकिन अब इस फॉर्म को कंटिन्यू करना है सुपर 8 के अंदर, क्योंकि नमीबिया के खिलाफ आपने कर दी है सेंचुरी, उसके अलावा यूएस के खिलाफ भी आपने रन किए, नीदरलैंड्स के खिलाफ भी रन किए, बट इंडिया जहां पे आपको रन्स करने थे वहां पे अनफॉर्चुनेटली आप रन्स नहीं कर पाए। एंड आज सुबह के दिन जो न्यूज़ आ रही थी कि फरहान को ड्रॉप कर रहे हैं या फरहान को नहीं खिलाएंगे, सो हम सबको पता है कि यार कितना गुस्सा आ रहा था फरहान की ऐसी बातें सुन के कि यार साहबजादा फरहान को आप ड्रॉप करेंगे जो आपका लीडिंग रन स्कोरर है अभी तक का टूर्नामेंट का। सो उसने फिर आज अपने बल्ले से जवाब दिया कि अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई खामख्याली आ भी रही थी ना, सो कीप इट टू योर माइंड, आप इसको बोले ना मुंह से, वरना जब आप बोलेंगे तो मेरा बल्ला बोलेगा, और इसी तरीके से ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। लेकिन हमें अपनी गलतियों के ऊपर भी बात करनी है बहुत ज़्यादा, एंड वो गलती येट अगेन हमारे पास हमारी जो 11 खेल रही है ना उसी की गलती है। आज फ़हीम अशरफ वॉज स्लॉटेड डाउन टू नंबर 9, मतलब आपका 7 डाउन बैटिंग कौन करने आएगा? फ़हीम अशरफ। इतने सारे ऑलराउंडर्स माइक हेसन खिलाने के लिए रेडी हैं, एक भी ऑलराउंडर माइक हेसन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, और उसकी साफ साफ वजह जो अभी के वक्त मुझे दिख रही है वो यही है कि ही इज़ अ लॉट अफ्रेड। वो डर रहा है अभी तक किसी को भी स्लॉट करने से, वो नहीं चाह रहा कि मैं अपनी बैटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालूं, वो तो चाह रहा है कि मैं 11 के 11 ही ऑलराउंडर खिला लूँ। ऐसा नहीं होता, आदर टीटर आदर बटेर आपको कभी भी मैच नहीं जितवाएगा। स्पेसिफिक रूल्स एंड जब तक आप
प्रॉपर प्लेयर्स नहीं लेके आएंगे इनटू योर 11 तब तक आप मैचेस नहीं जीत सकते। आपने डाला नाफे को, लेकिन आपने नाफे को डालना था तो वो या तो नवाज या तो शादाब की जगह डालना था, एंड शादाब की जगह ही डालना चाहिए था जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट इंडिया। अगेन आपने आज उसको मैच दिया और आपने उसको बैटिंग पे भेज दिया। 6 ओवर पहले उसने 35 रन भी कर दिए, इसी वजह से भेजा कि ये जो छोटी टीमों के खिलाफ थोड़े रन भी करे और इसका कॉन्फिडेंस बहाल हो और इसको हम लोगों को टीम में रखने का एक और मौका मिल जाए, जो कि उसने प्रोवाइड कर दिया। हालांकि वो जो नंबर था जहाँ पे शादाब को भेजा वहाँ पे आप फ़हीम को भेजते, क्योंकि फ़हीम का और क्या काम है टीम के अंदर, पिंच हिटिंग काम है, और वो पूरा प्लेटफॉर्म था पिंच हिटिंग का जहाँ पे शादाब बैटिंग करने के लिए गया। तो वाई नॉट यू डिडंट सेंड फ़हीम अशरफ। बाबर को बिठा के रखा, उसके ऊपर सलमान अली आगा भी थोड़ा गुस्सा दिख रहे थे माइक हसन के ऊपर, बट आई डोंट नो वही बात थी या कोई और बात थी जिसके ऊपर बहस चल रही थी माइक हसन सलमान की। बट एनीवेज शादाब को वहाँ पे भेजना, फिर उसके बाद शादाब से 4 ओवर करवाना, ये प्री प्लान है कि शादाब को किसी तरीके से आप टीम के अंदर रखो। वो कोच के फेवरेट हैं, स्पेशली जिस फ्रेंचाइज के कोच थे माइक हसन, उसी फ्रेंचाइज का कप्तान है शादाब खान। तो हम सबको पता है कि क्या चल रहा है पीछे, एंड टीम को जो 11 आप खिला रहे हो ये बड़ी टीमों के खिलाफ चलने वाली 11 नहीं है जो कॉम्बिनेशन अभी पाकिस्तान का खेल रहा है। आप कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाओगे। फिर आपके पास प्लानिंग के अंदर भी सेम फॉल्ट्स आए जो कि पहले के मैचेस में हम पाकिस्तानी एज एन इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। उस्मान तारिक को अगर हमने ठान लिए कि हम लोग उसको 10 के बाद लाएंगे तो हम लेके ही आते हैं उसको 10 के बाद है। अभी तक हमने उसको ना तो दायरे में कभी ट्राई किया है, ना तो हमने उसको कभी 6 के बाद ट्राई किया। हम उसको हमेशा लाते ही डेथ ओवर बॉलिंग में है, एंड ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक डिफेंसिव अप्रोच है सलमान अली आगा की जानिब से, क्योंकि अगर आप अटैक करो, आपका एक मेन वेपन है उस्मान, अगर आप उनसे अटैक करो, आप उनके साथ विकेट लेने के लिए जाओ तो शायद उस्मान तारिक कैन बी मोर लीथल, ही कैन विन यू मोर मैचेस। लेकिन हम एज अ यूनिट उनके साथ कब जा रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं 11वें 12वें ओवर में, जब मैच दूसरी अपोजिशन तकरीबन ले जा चुकी होती है। अच्छी अपोजिशन उसको 10 ओवर्स चाहिए, बस 10 ओवर में वो आपका काम तमाम कर देंगे, बिकॉज आपकी जो बैटिंग है वो इतनी थकी हुई है कि वो 160 165 के ऊपर कुछ भी चेज़ नहीं कर सकती। सो अगर हम लोग पहले बॉलिंग किसी स्टेज पे आती है हमारी टूर्नामेंट के अंदर, सो और 10 ओवर तक उस्मान तारिक को हम लेके नहीं आते हैं, तो अगली टीम जो है वो 10 ओवर में आपका काम तमाम कर देगी। सो ये बड़ी एक चीज़ है जो कि सोचनी चाहिए माइक हसन को भी, सलमान अली आगा को भी। उसके बाद ये अगेन ऑलराउंडर आप खिला रहे हैं फ़हीम का, तो अब मेरे ख्याल से यूटिलिटी और कम हो गई है नाफे के आने के बाद, बिकॉज अब फ़हीम क्या करेगा, नया बॉल करेगा फ़हीम अशरफ, एंड फ़हीम अशरफ नए बॉल के साथ उतना इफेक्टिव तो नहीं है। अगर आप इन पोजीशंस पे या इन जगहों पे नसीम शाह को खिलाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज आपने पहली इनिंग्स भी देखी होगी जिस तरीके से नेमीबियन बॉलर ने नया बॉल किया था, उनका बॉल हिल रहा था अच्छे लेंथ से, अगर वो कर रहे थे टप्पा उनका अच्छा था तो बॉल हिल रहा था। लेकिन फ़हीम अशरफ ने जब बॉल किया, बिकॉज एक तो नंबर 1 बात कि आपका उसके ऊपर कॉन्फिडेंस इतना कम है, नंबर 2 बात कि वो 3 से 4 मैचेस के बाद आपके लिए बॉल कर रहा है, सो उतना उसका कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा नया बॉल करने वाला। एंड अभी अगर मैं देखूं कि नंबर 7 पे फ़हीम अशरफ की बैटिंग कब आ सकती है, 5 बॉल पहले 6 बॉल पहले, तो क्या नसीम शाह इतना केपेबल इनफ नहीं है कि वो 5-6 बॉलें खेल ले या वो फ़हीम जैसी ही बैटिंग कर दे? मैं समझता हूँ वो बिल्कुल है, नसीम शाह के अंदर वो चीज़ें हैं कि अगर वो 5 बॉल खेलेगा तो एटलीस्ट वो क्रूशल 10 कर सकता है, एंड देन एडिंग टू इट हिज न्यू बॉल बॉलिंग वो बहुत पिवटल होगी हमारे लिए। सो नसीम को लेके आना चाहिए अगर स्क्वाड को मजीद बैलेंस करना है। मेरा नहीं ख्याल था कि अबरार जो कि लड़का आपका पिछले 2 सालों के अंदर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आखिरी 30 आप उसके अगर T20 देखें तो उसमें 40 आउट अबरार ने किए हैं, 5.5-6 की उसकी इकॉनमी है, आईसीसी रैंकिंग के अंदर नंबर 2 पे वो मौजूद है। सो वो एक ऐसा बॉलर है जिसने आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिया है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड एक मैच की बुनियाद पर अबरार अहमद को आपने बाहर कर दिया। आपने बाहर नहीं किया तो शादाब खान को बाहर नहीं किया, आई डोंट नो वाई। शादाब के ऊपर तो मैं बात करता रहूँगा बिकॉज वो टीम में एक तो नंबर 1 चीज़ आया ही गलत वो टीम के अंदर। उसके बाद चले वो टीम में आ गया, अब 11 में भी जगह बना रहा है, किसी को नहीं पता कैसे बना रहा है जगह, किस परफॉर्मेंस पे बना रहा है, बट वो बना रहा है। इन टीमों के खिलाफ वो परफॉर्म कर देता है, एंड फिर ये लोग बोलते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस आप देखें, ये करें वो करें, बट क्या परफॉर्मेंस है शादाब की? बड़ी टीम के खिलाफ आप मुझे गिनवाए ना, 2021 के वर्ल्ड कप से आप गिनवाए बड़ी टीम के खिलाफ बॉलिंग के साथ परफॉर्मेंस नहीं है। 2022 तक तो वो ठीक था, चले 2022 में 21 में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सेमीफाइनल में 4 आउट किए थे, बट उसके बाद से जब से उसका एल्बो हुआ है, एल्बो की इंजरी है शादाब की, उसके बाद से बिल्कुल ही खत्म है शादाब खान। ना तो बॉल पिच हो रहा है, ना तो जगह से बॉलिंग कर रहा है बड़ी टीम के खिलाफ। सो कहाँ हम लोग लेके जाएंगे इतने सारे ऑलराउंडर्स, ये हमारी समझ से बाहर है। और अब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है, अब एक भी गलती अगर हम करते हैं सो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे कंपटीशन में। हमारे लिए एक फायदा ये है कि हम लोग कंडीशन से फेमिलियर है। न्यूजीलैंड क्योंकि इंडिया में खेल रहा था सारे मैचेस, वो अब श्रीलंका में आके खेलेगा, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें होंगी न्यूजीलैंड के लिए। बट अगेन इसके साथ साथ आपको क्रिकेट भी नंबर 1 खेलनी पड़ती है, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, तब जाके आप इस एडवांटेज का अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। बट एनीवेज देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें टर्न अराउंड करता है पाकिस्तान इन सुपर 8। नेमीबिया को हराना था, वो तो हराना ही था, हम सबको ही पता था, और हरा दिया पाकिस्तान ने, अच्छे मार्जिन से हरा दिया। बट इस परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करना है अगेंस्ट दी गुड साइड्स एज वेल। अब सारे के सारे मैचेस आपके जो हैं वो बड़े तगड़े मैचेस हैं, एंड मैं समझता हूँ अभी का जो हमारा सुपर 8 का ग्रुप है वो बहुत मुश्किल है, अगले वाले ग्रुप से भी मुश्किल है वो, क्योंकि
वहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया आता तो वो ग्रुप ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वहाँ पे जिम्बाब्वे आ चुका है। सो वो ग्रुप फिर भी आसान हो गया है कंसिडरेबली। बट ये जो ग्रुप है इसमें सारी की सारी टीम्स जो है वो बड़ी अच्छी टीम्स हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड आप देख लें श्रीलंका जो टॉप नॉच फॉर्म के अंदर है। सो कोई भी ईजी टाइम नहीं देगा आपको अपनी एक विकेट ही खेलनी पड़ेगी अगर आपने यहाँ पे मैचेस जीतने हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।